अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का सेशन बिजनेस फाइनेंस डिसीजन CFEP 4 के बारे में कि देयर आर सम फ्यू बेसिक क्वेश्चन एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो वी थॉट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म कि हम आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स पे बात करें जो कि डेफिनेटली आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में लास्ट वीक्स रिवीजन और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में आपके लिए यूजफुल रहेगी। Starting with my brief introduction, this is my first session at the PAC. मैंने ज्वाइन किया अभी रिसेंटली PAC को, और this is my very brief profile. I have been teaching BFD and Cost and Management Accounting जो CAF 8 में है, CAF 8 है हमारा। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, there are very few basic questions जिनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास डेफिनेटली एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के जहन में जो आ रहे हैं उनको मैं एड्रेस करूँ विद द एम अल्टीमेटली कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो एग्जाम में। आल्दो जून अटैम्प्ट के रेफरेंस से बात करें तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका हुआ है प्रिपरेशन का, लेकिन एक मैं बेसिक चीज़ आपको जितना टाइम रह गया उसमें अगर आप कुछ पिक कर सकें एक चीज़, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग के रेफरेंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि किसी टॉपिक को सीखने के लिए पास्ट पेपर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि भाई किसी टॉपिक में अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो उसके मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्ली शायद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शायद कहीं बेस में आपकी कहीं कोई कमी है। तो किसी भी टॉपिक को हमने जब सीखना होता है तो हमें टेक्स्ट बुक से और नोट्स से उनको सीखना होता है। ये एक थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन मैं करता हूँ हर क्लास में। ये आल्दो टाइम आगे कम है बट स्टिल यहाँ पे इस टाइम में भी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उसमें दिक्कत आई, मतलब ये नहीं कि चैलेंजिंग है तो टॉपिक 2 सवाल और कर लें तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। टॉपिक चैलेंजिंग है तो उसकी बेसिक्स पे जाइए, उसकी किताब पढ़िए, उसके नोट्स पढ़िए, उसकी इलस्ट्रेशन पढ़िए, फिर दोबारा नए सवालों पर आइए। फिर प्रॉब्लम है दोबारा पीछे जाइए, नया मटेरियल देखिए, नई किताब देखिए। सो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। हम ज़्यादातर बच्चे ब्लाइंड प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं, जबकि BFD इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जिस पे आप ब्लाइंड प्रैक्टिस करें। यस, प्रैक्टिस शुड बी रीजनेबल, इट विल डेफिनेटली हेल्प improve to enhance your skill, to improve your performance, but without grip over the basics practice may not be that useful. Instead मैं तो कहता हूँ कि बेसिक्स के ग्रिप के बगैर अगर प्रैक्टिस पे आप जाते हो तो वो रोट लर्निंग की तरफ ले जाती है। उसको मैं आगे जाके हाईलाइट करूँगा, अभी हम कुछ और पॉइंट्स जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें मैं इस पर बात करूँगा रोट लर्निंग से क्या यहाँ पे लिया जाता है, मेरा मतलब है। अच्छा जी, इसमें यहीं पे इसी स्टेज पे इम्प्लीकेशन ऑफ ओपन बुक्स भी डिस्कस कर लिया जाए। आपको पता है BFD ओपन बुक है, लोगों का ख्याल होता है कि ओपन बुक है तो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल कोई चीज़ होने वाली है। मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर अगर दे दूं तो शायद टू माय नॉलेज, बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज है इसमें, शायद ही कोई बॉडी हो जिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ओपन बुक होता हो एक्सेप्ट ICAP, मगर नॉट टू माय नॉलेज। हो सकता है एक बॉडी कोई हो, जैसे मैं ICW को जानता हूँ, मैं ACC को जानता हूँ, बहुत मैंने उनको पढ़ाया, तो वहाँ पे तो ओपन बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ओपन बुक नहीं होता। हाँ, जो सपोर्ट अवेलेबल होती है वो सपोर्ट होती है फार्मूलाज की फार्मूलाज, यू डोंट हैव टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फार्मूलाज। वो सपोर्ट होती है टेबल्स की, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, एन्युटी टेबल्स, या कोई और इस तरह के टेबल अक्सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, तो उनकी सपोर्ट आपको अवेलेबल होती है तमाम बॉडीज़ में। ओपन बुक नहीं होता। और आई एम बिलीवर कि अगर कोई बच्चा फार्मूलाज और प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स के अलावा बुक पे रिलाय कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए इस अंदाज में कि आपको बुक खोलने की एग्जाम में ज़रूरत ना पड़े, विद द एक्सेप्शन ऑफ फार्मूलाज और प्रेजेंट वैल्यू टेबल। हाँ, अगर चल जाए कि ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर ने थोड़ी सी, मैं कहूँगा, आपको कोई बोनस दे दिया, उसने ऐसे कोई थ्योरेटिकल कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया जो कि आपको पता है कि आपने किताब में पढ़ा था, और अगर आप किताब को देख के लिख लेंगे तो 10 में से आप में भी 7 नंबर ले पाएंगे, और अगर किताब को देखे बगैर लिखेंगे तो शायद 5 नंबर लेंगे। तो इट्स बेटर टू हैव अ क्विक लुक एट द बुक, और 2 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं तो कर लीजिए, शायद एक्स्ट्रा पॉइंट आपको वहाँ से पिक हो जाएंगे। बट अगर आपने किताब पढ़ी नहीं है
तो आपको किताब को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप वो किताब लेके जाएंगे जो आपने पढ़ी हुई है, जिसमें आपको पता है क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। और अगर जैसे मैंने कहा एग्जामिनर कोई ऐसा, गलती ही मैं कहूँगा, ऐसा कोई सवाल दे देता है जो आपको लगता है कि कॉपी पेस्ट शायद लग सकता है, होगा नहीं ऐसा। हमारे एग्जामिनर माशाल्लाह काफ़ी एफिशिएंट और स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा लग जाता है तो आपको अगर पता होगा किस चैप्टर में क्या लिखा है, आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। बट फाइनली एनी स्टूडेंट हु इज़ रिलाइंग ऑन ओपन बुक कि मैं इस ओपन बुक की नेचर से पास होऊंगा, मेरे हिसाब से ही और शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू सिट इन द एग्जाम। और पास होना तो दूर की बात है, 30s टच होना बात का मुश्किल हो जाएगा ऐसे बच्चे के लिए। तो जनाब आपको ओपन बुक की इम्प्लीकेशन में मैंने प्रिपरेशन और ओपन बुक दोनों को मैंने लिंक कर दिया ताकि आप उसके साथ आपको चले। देन क्विकली रिवीजन पे बात कर लें कि रिवीजन आपको जो अगले कुछ अर्सा रह गया इसमें कैसे करना चाहिए। रिवीजन में हम अगेन लर्निंग जैसे मैंने कहा टेक्स्ट बुक से होती है, रिवीजन भी आपकी नोट्स और टेक्स्ट बुक से ही होती है। हम बार बार कहते हैं कि 2 सवाल कर लो तो एक टॉपिक रिवाइज हो गया, तो मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक टॉपिक है तो उसमें तो देर आर मे बी 10-12 पॉसिबल सिनेरियोज जो कि टेस्ट किए जा सकते हैं। वो सिनेरियोज कहाँ से कवर होंगे, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उसमें सारे सिनेरियो A to Z सारे कवर हो रहे हैं। कैपिटल राशनिंग भी आ रहा है, एसेट प्लेसमेंट भी आ रही है, लीज और बाय भी आ रहा है, ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है। तो हर तरह का सिनेरियो कवर हो रहा है और हर सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। तो डिफरेंट एडजस्टमेंट से आपने नोट्स में, इलस्ट्रेशन में उनको सीखा होता है। जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिवाइज करने की बात करते हो तो अनलेस यू रिवाइज ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज एंड देयर पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, आप टॉपिक की रिवीजन नहीं कर पाते। लेकिन हम क्या करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, यार एक जून 19 का सवाल कर लो, एक दिसंबर 18 का सवाल कर लो, ये 2 सवाल बड़े अच्छे हैं, ये 2 सवाल कर लिए तो टॉपिक रिवाइज है। तो भाई इन 2 सवाल में हमारे 100% आस्पेक्ट रिवाइज नहीं होते। रिवीजन आपको हमेशा नोट्स और किताब जहां से आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं वहीं से करनी है, तभी कंप्रीहेंसिव या कंप्लीटनेस इंश्योर होती है आपकी रिवीजन की। और यस, प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन वो जरूर करने हैं, उसको मैं हाईलाइट बड़ी डिटेल में करूंगा कि प्रैक्टिसिंग आंसरिंग क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, यकीनन करने, कैसे करने चाहिए, किस तरह आप एग्जाम परफॉर्मेंस अपनी एनहेंस कर सकते हो आंसरिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो हमें रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, दीज टू आर द सेपरेट थिंग। प्रैक्टिस डजंट मीन रिवीजन, रिवीजन अलहदा है, प्रैक्टिस अलहदा है, इनको अलहदा रख के चलिएगा। एक जो रिमेनिंग टाइम है उसमें जरूर अपनी रिवीजन प्लान कीजिएगा अलॉन्ग विद रीजनेबल प्रैक्टिस। यू हैव सफिशिएंट टाइम। मेन जैसे हमारा आज का एजेंडा जो था, मैं उस पर अब आता हूँ एग्जाम स्ट्रेटजी के ऊपर कि एग्जाम्स आपके करीब आ रहे हैं। आपने अगर लर्निंग आपकी हो चुकी है तमाम कंप्रीहेंसिवली तमाम टॉपिक्स पे, अगर आपकी रिवीजन आप कर चुके हो। रिवीजन्स इसलिए ज़रूरी होती हैं हमारी कि हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, अगर हम एक दफ़ा उसको सीख लेते हैं 2 दिन उसको ना पढ़ें तो हम दिन से वॉश आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो रिवीजन्स हमारी रिटेंशन में हेल्प करता है एक तरफ। दूसरी तरफ हमें रिवीजन जो है, हमें एग्जाम में इंटीग्रेटेड टॉपिक्स चूंकि टेस्ट होने होते हैं तो इंटीग्रेटेड टॉपिक के लिए बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो रिवीजन बार बार करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ होती रहती है और इंटीग्रेटेड टॉपिक्स को हम फिर बेहतर अंदाज से टैकल कर सकते हैं। तो रिवीजन लर्निंग होगी, रिवीजन होगी। अब आते हैं जी एग्जामिनेशन हॉल की तरफ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने जब जाना है तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू keep in your mind and you need to prepare yourself to face those. सबसे पहली चीज, सबसे अहम चीज, you need definitely a fresh mind when you enter into CFAP 4 exam. CFAP 4 एग्जाम की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about any other subject, मैं CFAP 4 की बात कर रहा हूँ। आपको फ्रेश माइंड चाहिए और फ्रेश माइंड मिलता है आपको गुड नाइट स्लीप से सबसे पहले, और आपको फ्रेश माइंड मिलेगा फ्यूल से। माइंड का फ्यूल होता है आपका ग्लूकोज या फूड। तो जनाब आप अगर फ्रेश माइंड के बगैर CFAP 4 के एग्जाम में जाते हैं, मतलब अच्छी नींद लिए बगैर, अच्छी नींद से बरात 7-8 घंटे की नींद, कम से कम 7 घंटे तो जरूर रखें। आप फूड ब्रेकफास्ट किए बगैर या कोई मीठी चीज़ ग्लूकोज इंटेक के बगैर जाते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं है काम करने के लिए।
दोनों चीजें दिमाग को चाहिए, नींद भी चाहिए और ग्लूकोज भी चाहिए, ओनली देन इट कैन वर्क। आई हैव इन माई करियर ऑफ ऑलमोस्ट 2 decades, I have met many students who have admitted that they could not perform well because they did not get good night sleep, or at least I was able to diagnose them कि आपने ये जो सिम्टम आपका आया है इसकी वजह अच्छी नींद ना लेना है। ये जो सिम्टम आया है, आपने प्रॉब्लम जो एग्जाम में शो की है, जो ब्लंडर किया, इसकी वजह भूखे रहना है, भूखे पेट एग्जाम में जाना है। देखें, दिमाग आपकी एक मशीनरी है, तो मशीनरी को जब तक रेस्ट दे के नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं चलेगी। मशीनरी को जब तक आप फ्यूल फीड नहीं करेंगे, मशीनरी आपकी नहीं चलेगी। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन यकीन मानिए ये 10 से 15 नंबर का फर्क ये 2 चीजें ही आपकी डाल देती हैं एट टाइम। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग देम, आप इन पे फोकस कीजिए, 10-15 नंबर का फर्क आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस में ये 2 चीजें डाल जाती हैं, जिनको यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ समझते ही नहीं है। मतलब मैं यहां तक कहता हूं, अगर आपने सिलेबस रिवाइज नहीं किया तो भाई रात को जाके सिलेबस रिवाइज नहीं करना, आपने चुप करके सो जाना है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑन योर एग्जामिनेशन नाइट। अच्छा जी, अब आपने अच्छी नींद ले ली, उससे पहले बल्कि एक और चीज मैं बता दूं, एक लास्ट 24 आवर्स की बात भी कर लूं। लास्ट 24 आवर्स में तो एक मैंने आपको नींद का कह दिया, आपने अच्छी लेनी है। एग्जाम में जाने से पहले अच्छा नाश्ता करना है। और मैं तो एग्जाम में जाता था तो मैं तो चॉकलेट्स की कैंडीज लेकर जाता था। मुझे जहां पे नर्वसनेस, टेंशन होती थी, मैं वो खाता जाता था। मैं डिफरेंट टिप्स साथ साथ आपको मिक्स करके देता जा रहा हूं कि आपने अच्छा फूड लेके भी जाना है, खा के भी जाना है, और एग्जामिनेशन के लिए ग्लूकोज के लिए आप चॉकलेट्स या कैंडीज जो आपकी फेवरेट है साथ लेके जाइए। जहां पे आपको एग्जामिनेशन में टेंशन फील हो कि लगे यार मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, रिलैक्स कीजिए, ग्लूकोज लीजिए, फ्यूल मिलेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इंशाअल्लाह दिमाग भागेगा वहां पे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, एनर्जी से दिमाग चलेगा। कॉन्फिडेंस रखिए ये इंशाअल्लाह। अच्छा जी, लास्ट 24 आवर के रेफरेंस से एक जो टिप मैं समझता हूँ, कल आपका एग्जाम है, आज सुबह आप सो के उठे हैं, तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है कि लास्ट जो द डे बिफोर एग्जाम यू शुड नॉट इवन लुक एट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। डोंट इवन लुक एट द पास्ट पेपर क्वेश्चन। अटेम्प्ट करना तो दूर की बात है, वो देखा हुआ या नहीं देखा हुआ, किया हुआ या नहीं किया हुआ, ये कसम खा लीजिए हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस नहीं देखना होता। मतलब होता क्या है, अक्सर बच्चों में जैसे आदत होती है पास्ट पेपर क्वेश्चन करते जाओ, आखिरी लम्हे तक क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्यों करते हैं इतने क्वेश्चन, मैं अभी आपसे शेयर करूंगा जब हम प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपने क्वेश्चन नहीं करने। रीजन क्या है, आप क्वेश्चन देख रहे होते हो लास्ट डे में, आपका दिल चाहता है मैं 2 घंटे में 6 सवाल कर जाऊं मैं, और सवाल आप कोशिश करते हो जो किए मैं वही पिक कर लूं, यार ये तो मैंने किया था, चलो 4 सवाल यही रिवाइज कर लेते, तो बड़े अच्छे सवाल थे, तो फटाफट करते हैं। अब फटाफट आप कैसे सवाल करते हो कि यू डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एक दफा पढ़ा और हाँ ये तो 2 दफा पहले भी किया हुआ, तो मेमोरी के सर पे उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि ये इसमें चाहिए ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट। अब मेमोरी रश कर रहे हो, मेमोरी थोड़ी सी घबरा जाती है, थोड़ा सा आपको धोखा दे जाती है, आपको लगता है ओ यार ये तो मैं 2 दफा पहले कर चुका था और अब मुझसे तीसरी दफा क्यों नहीं हो रहा ये सवाल। यू डोंट रियलाइज के यू आर ट्राइंग टू डू इट इन एन अननेचुरल वे। आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको सोचा ही नहीं है, आप तो रट्टे के तौर पे करने की कोशिश कर रहे हो, और रट्टे टेंशन में कोई ना कोई धोखा दे रहा रट्टा आपको लगता है जी मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे तो ये सवाल जो 2 दफा किया हुआ है मुझसे यही नहीं हो रहा, तो मुझसे एग्जाम में कौन सा सवाल होगा। सारा जो आपने कॉन्फिडेंस 2-3 महीने में मेहनत करके बिल्ड किया होता है वो गुड़ाम करके नीचे गिर जाता है, विच इज एब्सोल्युटली डिजास्टर्स ऑन दैट एट दैट टाइम कि कल एग्जाम और आज आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, शैटर हुआ, इसको अब रीबिल्ड करने की कोशिश क्या करते हो, वो यार मैं तो सब भूल गया, मेरा तो सारा नॉलेज कहीं बह गया लगता है सोते सोते में, तो हम सारा नए सिरे से सिलेबस पढ़ने बैठते हैं, सारा सवाल करने बैठते हैं। इट रिजल्ट्स इन स्लीपलेस नाइट, ये आपको स्लीपलेस नाइट दे जाता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। अक्सर बच्चों ने ये मतलब एडमिट किया कि ऐसी हरकत उनसे हुई है, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूं भाई ओवर द नाइट आपका नॉलेज कहीं एवेपोरेट नहीं होने वाला, ठीक है, नॉलेज आपके दिमाग में ही है। अगर आपने लर्निंग की भी है, रिवीजन की भी है, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम, अपने आप को लास्ट 24 आवर में कंपोज करना होता है, एक वॉर के लिए तैयार करना होता है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि 2-3 महीने आपने तैयारी की एक जंग की, सुबह आपका मैदान जंग सजना है, बैटलफील्ड में जाना है, तो स्ट्रेटजी यू नीड टू हैव गुड स्ट्रेटजी देयर। मतलब हमें
अक्सर हमने देखा हुआ है कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी फेल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ही और शी डजंट हैव अ गुड एग्जाम स्ट्रेटजी। वहां पे काम नहीं सही कर पाते, 3 घंटे 15 मिनट सही नहीं गुजार पाते, गड़बड़ हो जाती है। एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट, एक कॉमन रिमार्क जो सुनने को मिलता है, जी वो फलाने दोस्त को मैंने पढ़ाया था सर, उसको तो वे चैप्टर आते ही नहीं थे, 2-4 चैप्टर तो 4 टॉपिक तो मैंने पढ़ाए थे सर, उसका पेपर पास हो गया, मैं फेल हो गया। देखें जी ICAP ने कितनी ज्यादती की। अब भाई ICAP ने ज्यादती नहीं की, ICAP को तो नहीं पता ना कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। ICAP ने तो जो 3 घंटे 15 मिनट में आप पेपर पे लिखे हैं उसके आपको जज करना है। तो शायद आपने उसको पढ़ाया लेकिन उसने 3 घंटे 15 मिनट में आपसे अच्छा काम किया पेपर पे, आप वो काम उतना अच्छा पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो पेपर 3 घंटे 15 मिनट मैटर्स अ लॉट, और 3 घंटे 15 मिनट के लिए बैटलफील्ड के लिए आपको 24 घंटे पहले से अपने आप को कंपोज करना है, रिवीजन करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी एग्जाम से एक दिन पहले, अच्छी नींद लेनी है रात को, नहीं भी रिवीजन हो पाए कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं हुआ, नॉलेज इज इन विद इन योर दीज वॉल्स। आराम से जाइए एग्जाम में, नींद लीजिए, खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, अच्छे तरीके से एग्जाम में जाइए। तो फिर बारी आती है एग्जाम में जब पहुंच गए तो रीडिंग टाइम में क्या करना है। अच्छा जी, इसमें भी काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन होती है रीडिंग टाइम के बारे में। I give you, instead of getting into what are the misconception, I give you my version of best use रीडिंग टाइम को कैसे करना चाहिए। मेरे साथ रीडिंग टाइम का बेस्ट यूज क्या है कि आपने क्वेश्चन पेपर को स्किम करना है। आपके हाथ में पेपर आया, आपने स्किम करना है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू वांट टू अटेम्प्ट, एंड देयर शुड बी नो माइंडसेट। देयर शुड बी नो माइंडसेट। घर से नहीं सोच के जाना कि जी मैंने इन्वेस्टर अप्रेजल का सवाल सबसे पहले करना है, मैंने तो रिस्क मैनेजमेंट का सवाल सबसे पहले करना है। नो माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट लेके जाते हो ये आपको बहुत ज़्यादा धचके दिलवाते हैं। जैसे लोग, मैं इन सिंपल मिसाल देता हूँ, लोग माइंडसेट लेके जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और इस दफ़ा ना सवाल पक्का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आना है, वर्किंग कैपिटल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है उसमें से पक्का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल आना है। तो मैंने तो भाई वो पुड़िया निकाल ली है, पर्ची निकाल ली है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल और मैं सबसे पहले वही सवाल करूंगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल करने के चक्कर में, क्योंकि उसकी कुरा निकला हुआ है, उसका फाल निकला हुआ है, आपने 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के और मे बी बजटिंग का। अब आप एग्जाम में गए हैं, सबसे पहले आप ढूंढ रहे हैं मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल किधर है, पता लगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो सवाल है नहीं, आपकी आधी जमीन निकली पैर से। और इसी दौरान आपको जो सवाल नजर आ गया वो ट्रांसफर प्राइसिंग का था, दूसरी आधी भी निकल गई और आप वहीं पे गड़ाम से गिर गए। ये नुकसान होता है माइंडसेट का। जब घर से सोच के जाते हो मैंने एग्जाम में मैं कौन सा सवाल आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, मैं क्या पहले करूंगा क्या बाद में करूंगा, कुछ नहीं सोच के जाते कि पहले क्या करना है, गाइडलाइंस लेके जाते हैं। और गाइडलाइन क्या है कि पहले 15 मिनट में पेपर को स्किम थ्रू कीजिए और जो पहले नंबर पे सवाल करना उसको चूज कीजिए। पहले नंबर पे कौन सा सवाल करना है, टॉपिक नहीं घर से सोच के गए हुए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स खूबियां सोच के गए हुए। उसकी खूबियां क्या हैं? पहले नंबर का सवाल वो होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, पहले नंबर का सवाल वो होगा जिस टॉपिक पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा होगा, और यूजुअली शॉर्टेस्ट क्वेश्चन स्मॉल मार्क्स। हम सवाल पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, स्किम करते हुए पता लगे यार ये 12 नंबर का सवाल है, ये टॉपिक भी फेवरेट से, रिस्क मैनेजमेंट अगर फेवरेट है तो ये रिस्क मैनेजमेंट से और है भी छोटा सवाल, इसको शायद पहले नंबर पे करना चाहिए। शायद, मैंने कंफर्म नहीं किया अभी, तो मैं एक दफा उसको पढ़ना चाहूंगा। पढ़ते पढ़ते अगर मुझे लगा हाँ यार ये तो बड़ा आसान है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले नंबर में जब सवाल करूँ 12/12 लूंगा, तो मुझे पढ़ते पढ़ते लगा ये तो 12/12 वाला है, तो मैं उसको दूसरी दफा पढ़ूंगा, तीसरी दफा पढ़ूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा लिखने का मैं इमीडिएटली अगले 10 मिनट में उसका सोल्यूशन करके फारग। मतलब 3 घंटे का पहले 10 मिनट गुजरे, मैंने 12 मिनट जेब में डालनी। हाँ, अगर वो पहले 15 मिनट में मुझे पढ़ते हुए लगा कि यार रिस्क मैनेजमेंट सवाल तो छोटा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यार, इसमें तो उसने ऐसी चीजें डाल दी जो मैंने शायद इतनी ग्रिप में मेरी नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, दूसरा सवाल पकड़ेंगे। हमने कोई जिद नहीं लगा ली कि रिस्क मैनेजमेंट ही करना है, नो माइंड सेट। दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल मुझे मे बी इन्वेस्टर अप्रेजल का नजर आया है, तो 15 नंबर का, 20 नंबर वाला नहीं है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। पढ़ा तो मुझे लगा ये बड़ा अच्छा सवाल मैं कर सकता हूँ, इसमें कम से कम 12 से 15 नंबर जरूर ले लूंगा मैं, 15 में से 12, 13, 14 मैं ले सकता हूँ, तो डूएबल है विद इन रीजनेबल टाइम क्विकली। तो लेट्स टेक इट एज अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले 15 मिनट में हमने
फर्स्ट पहला क्वेश्चन कौन सा करना है सिर्फ वो फैसला करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम अच्छा कर लेते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हमने 15-20 मिनट में 10-12 नंबर स्कोर कर लिए तो हमें नजर क्या आ रहा होता है कि अभी आगे तो भी 2.25 घंटे पड़े और मुझे तो सिर्फ 40-42 नंबर रह गए पीछे पास होने के लिए, तो इंशाअल्लाह वो भी कर लेंगे। तो शुरू में इसलिए भी छोटा सवाल करना जरूरी है कि आप नर्वस होते हो, शॉक में होते हो, तो एग्जाम प्रेशर में होते हो, तो छोटा सवाल पकड़ के जब आप शुरू करते हो ना उसको पढ़ना समझना रिलेटिवली आसान होता है। कर ले तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अपने मोरल को कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना बड़ा जरूरी है। तो मैं हमारे बचपन में एक मूवी होती थी, मैं अक्सर वो डायलॉग बोलता हूँ कि एग्जाम में जो डर गया वो मर गया। जो एग्जाम से डर गया ना, ओ यार पेपर कैसा आ गया, ओ यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मुझसे पास होना बड़ा प्रॉब्लम है, तो उससे उसका प्रॉब्लम में रहता है, उससे पेपर पास नहीं होता। यू नीड टू स्टे काम एंड यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम कि भाई आई हैव टू पास, आई हैव टू मेक माई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू पास द पेपर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग टाइम हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पहला चूज करना है और उसमें हमने रीडिंग करके उसकी प्लानिंग कंप्लीट कर लेनी है कि जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, एक बड़ा अहम इशू जो हमें जिस स्किल पे काम करने की ज़रूरत है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गैप रहता है बच्चों में। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, अहम सवाल यह है कि क्या वो स्किल्स हम घर से एक्वायर करके जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट एक्वायर दोज स्किल्स बिफोर दे एंटर इन द एग्जाम। अब स्किल्स हैं क्या, मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली शेयर करूं, मेरी नज़र में फॉर एग्जांपल सबसे अहम स्किल है क्वेश्चन रीडिंग स्किल। कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आता हो, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप हो, उसको आप कॉम्प्रीहेंड कर सकें, रिक्वायरमेंट को डेटा से रिलेट कर सकें, क्वेश्चन को के जो टॉपिक से रेलेवेंट टूल्स हैं उनको दिमाग में लाके एक इंटीग्रेटेड प्लान बना सकें कि भाई ये रिक्वायरमेंट, ये डेटा, इनको कैसे मिलाएं कि हमारा आंसर प्रोड्यूस हो। ये थिंकिंग एबिलिटी, प्लान डेवलप करने की एबिलिटी हो। और फिर बात आती है उस प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूशन। ये एक ब्रीफली मैंने आपको बताया कि क्या स्किल्स हैं एग्जाम में जो आपको एक अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन की प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन। ये चार, चले हम इसको बुलेट में लगाए तो 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, कंप्रीहेंशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब ये 4 स्किल क्या हमने घर पे तैयारी करते हुए, रिवीजन करते हुए एक्वायर की? तो जरा सोचिए हमने घर पे क्या किया था। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो घर पे करते हैं, मैं अभी भी थक गया हूँ, 12, 15, 18 साल हो गए समझाते बच्चों को, लेकिन अभी भी जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि सवाल पढ़ा पास्ट पेपर का, यकीनन पहला एग्जामिनेशन का सवाल है, आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपने एक रिवीजन की है, नया नया सब्जेक्ट सीखा है, आपको तो समझ नहीं आया पूरा सवाल। समझ नहीं आया तो आप कहते जी मसला ही कोई नहीं, सोल्यूशन तो है ना हमारे पास। ये पलटा आई कैप का सोल्यूशन देखा, अच्छा ये ऐसे शुरू होना था, ऐसे करना था, फिर ये करना था, ये इतने कॉलम थे, इतनी रोज थी, ये फार्मूला था, मसला ही कोई नहीं। नहीं जनाब, सवाल फिर दोबारा सामने रखा, ठक 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 छाप दिया, लो जी एक सवाल तो होया। भाई इस तरह के आप 500 सवाल कर लो। क्या आपने क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश की? द आंसर इज नो। आपने क्वेश्चन एक दफा पढ़ा, नहीं समझ आया, आपने आंसर से हेल्प लेनी शुरू कर दी, आपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जहमत नहीं की। सो क्वेश्चन रीडिंग पे तो आपने काम नहीं किया। दूसरी चीज, रीडिंग पे काम नहीं किया तो क्वेश्चन का आंसर किन स्टेप्स को फॉलो करके प्रेजेंट करना है, किस फॉर्मेट पे आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज यूज होने चाहिए, किसके बारे में सोचा आपने? आंसर इज नो। हमने तो सोल्यूशन देखा, उसमें कॉलम भी नजर आ गए, फार्मूलाज भी नजर आ गए, स्टेप भी नजर आ गए, हमने तो उन स्टेप्स को फॉलो किया, सवाल हमने कर लिया, लेकिन हमने उसके बारे में भी सोचा। तो हमने किया क्या है? हमने तो सिर्फ एग्जीक्यूशन की है कि अगर हमें एक प्लान दे दिया जाए, स्टेप्स बता दिए जाए, फार्मूलाज बता दिए जाए, तो हम सवाल का जवाब बना सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस सेशन, जो घर में हम करते रहे हैं, अंधाधुंध 500-500 सवाल कर रहे हैं। उसमें सीख क्या रहे हैं? ये जनाब कि जी हमें सोल्यूशन दिखा दिया जाए एक दफा, हमें स्टेप पता लग जाए, हमें कॉलम पता लग जाए, तो हम जवाब बना लेंगे। तो क्या एग्जाम में ये स्किल चाहिए हमें?
यही वो प्रॉब्लम है, यही वो इशू है जिसकी वजह से बच्चा कहता है जी सवाल सामने आता है तो समझ नहीं आती शुरू कैसे करना है। तो भाई शुरू समझ इसलिए नहीं आती कि आपको तो आदत है, क्योंकि गाइडलाइन देगा तो शुरू करेंगे ना। तो एग्जाम में तो किसी ने गाइडलाइन नहीं देनी, एग्जाम में तो खुद सोचना पड़ना है। तो आदत ही नहीं है, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, चला ही नहीं जाता हमसे। शुरू कहां से करें, कॉलम बने, डाटा प्रेजेंट करें या रो में प्रेजेंट करें, पहला स्टेप करें तो फिर दूसरा कौन सा करना है, तो चौथा कौन सा करना है, शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, समझ ही नहीं आती। तो भाई आप अपनी प्रैक्टिस घर पे जो कर रहे हो वो उस चीज की करो, उस कंडीशन की करो, उस सिचुएशन की करो जो आपने एग्जाम में फेस करनी है। तो एग्जाम में क्या है, कोई हेल्प नहीं है भाई, ये सवाल है और इसी को पढ़ के, इसी को समझ के, इसी से जवाब बनाना है, जवाब नहीं है। तो घर पे काइंडली जितना टाइम रह गया है आप इस स्किल को प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूं और यही चीज आपके सामने लिखी हुई है कि आप सवाल को 1 दफा पढ़िए, 2 दफा पढ़िए, 3 दफा पढ़िए, 3 दफा तो भाई एग्जाम में टारगेट होता है। मतलब मैं एग्जाम में जब पढ़ता था बीएफडी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीएफडी फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पास किया, अलॉन्ग विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो सारे सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में है। लेकिन मेरी जो एक मैं स्किल समझता था ना, जिसमें अल्लाह ताला ने करम, वालदा की दुआएं, एब्सोल्युटली नो इशू, उसमें कोई बात ही कोई नहीं, दूसरी राय नहीं है। लेकिन उन दवाओं के नतीजे में जो चीज़ मैं फील करता था ना एग्जाम में, वो मेरी एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती थी। और वो होती थी कि मैं एग्जाम प्रेशर में बिल्कुल नहीं आता था और मैं अपने होता है ना आउट ऑफ स्किन परफॉर्म कर जाता था एग्जाम में, कि जो जिन टॉपिक्स में मैं वीक भी होता था वहां पे भी मैं अच्छा परफॉर्म कर जाता था, क्योंकि मैं पढ़ने पे और सोचने में बहुत टाइम लगाता था एग्जाम में। आप लोगों को लिखने की जल्दी होती है कि फटाफट लिखें यार, नंबर तो लिखने के मिलने हैं, और लिखने के नंबर नहीं मिलने, सही लिखने का नंबर मिलने हैं। और सही कैसे लिखा जाएगा, पहले सोचो फिर लिखो, पहले सोचो फिर कैलकुलेट करो। तो हमें होता है कि हम लिख दें, पेपर काला कर दें, काला नहीं करना, हो सकता है नीला ही करना हो भाई, हो सकता है ग्रीन करना हो, सोच तो लो एक दफा। तो बहरहाल सवाल को एग्जाम में मिनिमम मैं समझता हूं 3 दफा पढ़ के फिर शुरू करना चाहिए। और उस 3 दफा पढ़ते हुए आप सोचते जाते हो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूलाज कौन से लगेंगे, स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कहां से खत्म करेंगे। हर रीडिंग में आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन की आंसर की वीडियो चल रही होती है। जब वीडियो पे आपकी तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ भी अब आंसर जो मैंने दिमाग में सोचा है, जो स्टेप सोचे हैं वो ठीक है, ओनली देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आई स्टिल रिकॉल, मेरा बीएफडी का ही पेपर था, आई स्टिल रिकॉल, एक क्वेश्चन टफ था, मैंने 5 दफा पढ़ा था उसको एग्जाम में। आई स्टिल रिकॉल कि वो इतना टफ क्वेश्चन था, लेकिन 5 दफा पढ़ के जब किया था तो मुझे पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल ठीक किया यह सवाल, कोई इसमें गलती नहीं थी, कोई किसी एक भी पॉइंट पे मुझे कोई डाउट नहीं था कि मैंने जिसके बारे में सोचा हो और मुझे लगा हो कि मैं इसका कंक्लूजन या इसका डिसीजन मैंने सही नहीं लिया। आई पास इन दैट वेरी अटेम्प्ट। मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्कोर तो नहीं पता, बट ओवरऑल आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 दफा भाई मिनिमम पढ़ना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन, और आपको ये आदत डेवलप करनी है। और 3 दफा पढ़ा हुआ है, सोचा हुआ आपने, तो आपका फिर बार बार आपको सवाल पढ़ना नहीं पता, नॉन स्टॉप आप लिख रहे होते, सिर्फ क्वेश्चन से वैल्यूज उठा रहे होते। अक्सर बच्चे जो एक दफा पढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं ना, वो बार बार फंसते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर फंसते हैं, फिर पढ़ते हैं, अल्टीमेटली तो शायद 4 दफा सवाल पढ़ लेते हैं आप। लेकिन उसमें होता क्या है, शुरू करने के बाद नीचे आके यहां पढ़ा, पता लगा हो ऊपर तो गलती होगी, कटिंग करनी पड़ती है, जाके रीराइट करना पड़ता है, ओवरराइट करना पड़ता है। तो इसलिए भाई एक दफा पढ़ लो अच्छी तरह, ताकि चौथी बार बार आपको ना पढ़ना पड़े। जब लिखना शुरू करो तो सिर्फ लिखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, सवाल से सिर्फ वैल्यूज उठाओ, क्वेश्चन पे लाते जाओ, पेपर पे लाते जाओ और चलते जाओ, बार बार रुक के ना पढ़ना पड़े। सो अप फ्रंट ही 3 दफा पढ़ लिया, समझ लिया, सोच लिया और शुरू कर दिया। अच्छा, एक और अहम चीज जो आपको सीखनी है घर पे एक प्रैक्टिस करते हुए, हमें एक बड़ा शौक होता है बचपन से परफेक्ट सॉल्यूशन देने का, कि जी हमारा आंसर एग्जामिनर से मैच होना चाहिए। और भाई एग्जामिनर से मैच आंसर करके पास नहीं हुआ जाता, मतलब पास होने के लिए एग्जामिनर से आंसर मैच करना जरूरी नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या पता आपका आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा। तो ये घर से ही इस माइंडसेट को ब्रेक करो कि एग्जामिनर से आंसर मैच करके हमने कोई खुशी नहीं होनी, कोई तमगा नहीं लेना हमने, क्योंकि एग्जाम में स्टेप वाइज नंबर होते हैं। तो स्टेप वाइज नंबर है, तो जितने स्टेप्स हम करेंगे उनके नंबर मिल जाएंगे। अगर 10 में से 2 स्टेप गलत हो गए तो 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो परफेक्ट करना पेपर जरूरी नहीं है, और ये आदत अब घर से बनाओ। मसला क्या होता है, हमें घर में परफेक्ट सॉल्यूशन करने की आदत पड़ी होती है,
एग्जामिनेशन में जब हम फंसते हैं ना कहीं किसी स्टेप पे जाके, तो हम परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने के लिए टाइम जाया करते हैं वहां पे, और टाइम जाया करते हैं तो टाइम आउट होते हैं। कहते हैं जी पेपर बड़ा लेंथी था, टाइम नहीं मतलब हमसे इतने लंबे सवाल दे दिए एग्जामिनर ने। पेपर लेंथी नहीं होता बेटा, आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट इसको लेंथी बना देती है। सवाल करने का तरीका क्या है, घर से सीखो क्या है। सवाल पढ़ो, 1 2 3 दफा पढ़ो, सोचो, करना शुरू कर दो। जो ट्रीटमेंट्स आती हैं करते जाओ, जहां फंसते हो सोल्यूशन पे नहीं जाना है आपके पास, हमें पता है घर में, सोल्यूशन पे नहीं जाना। अजम्पशन फिगर लो, वहां पे अज्यूम फिगर लो और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। ठीक है, अज्यूम फिगर लेके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। हाँ, क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लो फिर जाओ सोल्यूशन में, यार ये स्टेप नंबर 3 पे मैं फंसा था, मुझे यहां क्या करना चाहिए था, सीख लो। आइंदा इस तरह का स्टेप आएगा, इस तरह की ट्रीटमेंट आएगी, गलती नहीं करोगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू लर्न हाउ टू परफॉर्म दोज वर्किंग विच यू कैन डू एंड हाउ टू स्किप बाईपास दोज वर्किंग विच यू कांट डू, एज दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जाम। एग्जाम में ऐसा होने वाला है। एग्जाम में कुछ वर्किंग, कुछ स्टेप्स आपको समझ आएंगे, कुछ स्टेप्स आपको बाईपास करने हैं, क्योंकि ओवरऑल प्लान आपको समझ आ रहा है, यहां से शुरू करके यहां खत्म करना है, लेकिन बीच में 2 मिसिंग लिंक है। वो मिसिंग लिंक को अजम्पशन से कनेक्ट करके सवाल कंप्लीट करने की आदत डालिए घर से ही। और यही चीज आपको एग्जाम में क्योंकि करनी है। एग्जाम में हम क्या करते हैं, हम जहां फंसते हैं ना वहां रुक जाते हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 किया, 4 पे आ रखे रुक गए, 4 के बाद 5 6 हमें आता है, लेकिन 4 पे रुक के 10 मिनट जाया कर देते हैं। भाई स्टेप नंबर 4 तो 1.5 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 1.5 या 2 नंबर के लिए 10 मिनट क्यों जाया कर रहे हो। 1 मिनट सोचो, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो असम्पशन लो, सवाल कंप्लीट करो, आगे चलो। डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि इफ यू डोंट मैनेज योर टाइम वेल, जैसे मैंने कहा, अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, इवन अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट कैन फेल इन द एग्जाम। वो जो बात की थी ना जी, मैं पढ़ाया मैंने था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया, तो वजह क्या है कि प्रिपेयर शायद आप अच्छे थे, लेकिन उसने एग्जाम में अच्छा काम कर दिया। तो ये जनाब एक बड़ी ही अहम टेक्निक है पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि भाई फंसना नहीं है, जो चीज़ आती है उनको कीजिए। ठीक है, अपना आंसर प्लान कीजिए, जो काम करना है कीजिए, और जो काम नहीं करना वहां पे फिगर अज्यूम कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। दैट इज द की। टाइम वेस्ट करके अज्यूम किया तो क्या फायदा हुआ। 2 नंबर की ट्रीटमेंट है, 2 मिनट में समझ आ गई, 1.5 मिनट में समझ आ गई, कर लीजिए, नहीं समझ आती अजम्पशन लीजिए, आगे चलिए। 100 नंबर का पेपर आपके सामने है, 50 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। इसका मतलब क्या है कि आप 50 मार्क्स की गलतियां भी कर दें, अजम्पशनें भी ले लें 50 मार्क्स की, फिर भी आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर आप मेरी अप्रोच से इसके मुताबिक चलोगे, 100 नंबर के पेपर में से मे बी 15-20 नंबर की आप अजम्पशन ले लो, 8-10 नंबर की गलतियां भी कर दो, तो फिर भी क्या हुआ, 70 नंबर तो अटेम्प्ट हो गए ना। ठीक, 70 नंबर के स्टेप्स करेक्टली आपने परफॉर्म कर दिए ना, एज पर योर नॉलेज। तो भाई 70 में से 50 कोई मसला नहीं है, नंबर आंसर के नहीं होते, नंबर हर स्टेप की ट्रीटमेंट के होते हैं। आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ठीक कैलकुलेट की, आपने फिक्स्ड ओवरहेड ठीक कैलकुलेट किए, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट ठीक कैलकुलेट किया, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक कैलकुलेट की, आपने वेटेड एवरेज का फार्मूला ठीक लगा दिया। सो 1 1 1 3 नंबर है यहाँ पे शायद वैक कैलकुलेट करने के, कॉस्ट ऑफ डेट का अलग है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अलग है, वैक का अलग है। और वैक जो कैलकुलेट किया उसको डिस्काउंटिंग में डाला, वो वैक सही है गलत है, एनपीवी के नंबर अलग है। वैक आपने गलत निकाल लिया तो क्या हुआ, एनपीवी भी गलत आएगी, बट एनपीवी की कैलकुलेशन के नंबर आपको मिलते हैं। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं करनी आती तो 10% अज्यूम करो, एनपीवी निकाल दो, 3 नंबर कटेंगे, बाकी सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो दिस इज हाउ यू स्कोर इन द एग्जाम। ऑल द टाइम कीप ऑन थिंकिंग, कभी कहां से नंबर कमाऊं, इस स्टेप के नंबर ले लो, इसके भी ले लो, इसके भी ले लो, इस पे फंस रहे छोड़ दो 2 नंबर, कोई मसला नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग मार्क्स इन द एग्जाम, जस्ट शो हंगर टू स्कोर मार्क्स। और 50 प्लस 55 60 आपने स्कोर कर लिया, मोर देन सफिशिएंट, सिक्योर होना शुरू हो जाते हैं आप। ठीक है, अटेम्प्ट हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे पेपर, लेकिन बीच में कुछ असम्पशनें होंगी, बीच में कुछ गलतियां होंगी, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, परफेक्ट करना जरूरी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। यही चीजें अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आपने टाइम वेस्ट किए बगैर जो काम आता है करते जाइए, जो ट्रीटमेंट स्टेप नहीं आता उसको रीजनेबल टाइम दीजिए। जैसे मैंने कहा हर स्टेप 2 नंबर
1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इतने का स्टेप होता है। तो 1.5, 2, 3 मिनट सोचना है, समझ आ गई ठीक है कर देंगे, नहीं समझ आई रीजनेबल टाइम के विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे तो ना आपने टाइम आउट होना है, आपने मार्क्स आपके बड़े आराम से आपका स्कोर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें वी हैव सफिशेंट टाइम। अगर आपने 15 नंबर 20 नंबर की नंबर ले लेनी है तो आपका टाइम सेव हुआ ना, वो टाइम सेविंग आपको रीडिंग में प्लानिंग में हेल्प करेगा। और रीडिंग प्लानिंग की आदत आप अभी से ही घर पे अपनी प्रैक्टिस में इसको डालने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें मैंने फिर वही चीज़ें जो मैंने बोली थी उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज भी कर दिया है कि जो आता है वो कीजिए, जो नहीं आता उस पर मटी डालिए, उस आगे चलिए। पेपर कंप्लीट करना ज़रूरी है, परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। पूरा पेपर करेंगे 100 का, मे भी बीच में 10-12 नंबर की गलतियाँ हैं, मे भी बीच में 15-18 नंबर की जम्शनें हैं, ऊपर पूरा पेपर 100 का हो गया ना, तो इसका मतलब इंशाअल्लाह यू विल बी थ्रू। दैट इज़ द की कि पूरा पेपर कर लिया तो इट विल बी थ्रू। अच्छा जी, इसमें फिर हम बात करते हैं, रीडिंग को भी हमने एड्रेस कर दिया, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, अपने आप को काम कैसे रखना है। मैंने कह दिया टेंशन आएगी, टेंशन लेनी नहीं है, चॉकलेट खानी है उसमें ब्रेक में, एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है इंशाअल्लाह। और एक अक्सर जो क्वेश्चन बच्चों का होता है कि जी इंपॉर्टेंट एरिया बता दें, ये मेरा एक वीक एरिया, मैं कभी नहीं बताता इंपॉर्टेंट एरिया। मैं पास्ट पेपर एनालिसिस ज़रूर आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि ये ट्रेंड रहे हैं, ऐसा है, लेकिन मैं कभी इंपॉर्टेंट एरिया नहीं बताता। उसकी वजह यह है कि प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स हैं और इसमें गैस वर्क नहीं चलता। इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, पास्ट पेपर देखो आपको खुद पता लग जाएगा। यस, देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट एरिया, देर आर सर्टन लेस इंपॉर्टेंट एरिया। असूलन एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट एरियाज की रिवीजन ज़्यादा करनी है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लेस इंपॉर्टेंट एरिया की रिवीजन कम है, प्रैक्टिस भी कम है। और इनमें डिफ्रेंसिएशन कैसे की जाती है, सिंपल पास्ट पेपर एनालिसिस में देखिए, जिस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी कम है वो लेस इंपॉर्टेंट है। क्या, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप जिस सेंस में पूछते हो कि इंपॉर्टेंट एरिया बता दें, तो यू आस्क इट फ्रॉम द गेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई गेस यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में नहीं होता। मैं इसलिए भी नहीं देता कि अगर मैं कोई गेस दे दूं ना तो आप माइंडसेट बिल्ड कर लेते हो, आप उस टॉपिक पे स्टिक कर जाते हो और बाकियों को छोड़ देते हो, सिलेक्टिव होने की कोशिश करते हो। So, which is absolutely not recommended in CA or any other professional exam. So you have to cover the syllabus comprehensively. इंपॉर्टेंट एरियाज की रिवीजन ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा। जैसे हमें पता है रिस्क मैनेजमेंट से सवाल आने हैं, बिजनेस वैल्यूएशन से सवाल आने हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से सवाल आने हैं, ठीक है, मतलब हमें पता है इनसे सवाल आने ही आने। कोई इसके बगैर तो फाइनेंस के पोर्शन के बगैर तो आपका पेपर पास हो ही नहीं सकता। हाँ, फाइनेंस के पोर्शन में जो लेस इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वो थ्योरी सोर्स ऑफ फाइनेंस की, उसको आप ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए। बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, उसमें डिफरेंट आस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, एपीवीज हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपकी एफआरएज हैं, मनी मार्केट्स हैं, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं। मतलब यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि यार मैं ये छोड़ दूँ, आप सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में। ये फाइनेंस तो सारे ही कवर कर रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन के बारे में आप कह सकते हो कि यार वो ओवरऑल इतना लेंथी है और उसमें से आना एक सवाल है, तो उसमें जनरली मैं कहता हूं कि उसको आप बेसिक की हद तक लर्निंग रखो और रीजनेबल 2-2, 3-3 सवाल पास्ट पेपर के करने हैं तो कर लो। उसमें हर चैप्टर में, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में तो मे बी आप 15 सवाल कर रहे हो पास्ट पेपर्स के, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के 15 सवाल नहीं करोगे। किताब अच्छी तरह पढ़ लो, टॉपिक सारे कवर कर लो, सवाल आप 2 या 3 या 4 सिलेक्टिव कर लो, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि उससे एक सवाल आना है और एक सवाल के लिए आप 5, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना तो ये 5 चैप्टर्स जो आपको वहां गिवन है उन 5 में से 3 या 4 सवाल आते होते थे। तो उन 5 चैप्टर्स को इट वाज जस्टिफाइड कि यू गिव एम्पल टाइम, बट इन द न्यू स्कीम इट इज नॉट जस्टिफाइड टू गिव देम एम्पल टाइम। वहां पे आपको सिर्फ एक रीजनेबल लर्निंग एंड बेसिक रिवीजन एंड वेरी मैं कहूंगा माइल्ड प्रैक्टिस आपके लिए शायद वहां पे करनी पड़ेगी, अनलेस वी हैव एम्पल टाइम एंड यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट देयर एज वेल, तो आप कर सकते हो। बट अदरवाइज जनरल गाइडलाइन ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन को आप रीजनेबली कवर करते हैं, एक्सटेंसिव उसमें आप इन डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो ये जनाब एक ब्रीफ सा सेशन, आई होप कि आपको इस सेशन में कुछ टिप्स ऐसे मिली होंगी जिनसे आप बेनिफिट उठाएंगे और आपकी जून की परफॉर्मेंस में इंशाअल्लाह ज़रूर को इन्हेंसमेंट मिलेगी।
तो आपके कमेंट्स जो इंशाल्लाह आएंगे, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो कमेंट्स सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह अपने टाइम खुद निकाल के या थ्रू मैनेजमेंट उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम।